बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉ। टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय कोर्ट। इसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 301, 304, 308, 309, 312 एंड 315 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वाइंडिंग अप का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी से मुराद ये है कि कंपनी की जो लाइफ है उसको खत्म किया जाना। यानी कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, लिहाजा इसकी जो एंडिंग है वो भी एक आर्टिफिशियल अंदाज में थ्रू लॉ जो है वो ये अमल होता है जिसके थ्रू कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। कंपनी को वाइंड अप करने से मुराद ये है कि कंपनी की जो लाइफ खत्म हो जाएगी अगर कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और कंपनी के जो डेट्स हैं, कंपनी के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं, उनकी अदायगी कर दी जाए कंपनी के असासों को सेल आउट करने के बाद, या जो कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उनकी अमाउंट्स जो है जिनसे कर्जा लिया था उनको कर्जा वापस कर दिया जाए। कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट बचती है उस अमाउंट को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं कंपनी के मेंबर्स के दरमियान उस तनासब के साथ जिस तनासब से उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है या जिस हद तक वो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। तो कंपनी के वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है उसे जो है लिक्विडेशन भी कहा जाता है। और कंपनी की लिक्विडेशन का अमल तब स्टार्ट होता है जब ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर पास करती है कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, या जब कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए वॉलंटेरीली। यानी इन दो सूरतों में कंपनी को जो है वो वाइंड अप किया जा सकता है। और जब कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो कंपनी का जो है वो मुकम्मल तौर पे इख्तिताम हो जाता है। और कंपनी डिसॉल्व तब होती है जब कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसेस मुकम्मल कर लेती है। और जैसे कंपनी डिसॉल्व हो जाती है तो कंपनी का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि कंपनी को सबसे पहले वाइंड अप किया जाता है और जैसे ही कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी के तमाम एसेट सेल आउट हो जाते हैं, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उनको उनकी अमाउंट मिल जाती है और बाकी जो सरप्लस अमाउंट है वो उसके मेंबर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कंपनी जो है उसका वजूद खत्म हो जाता है। फाइनल जो स्टेज होती है दैट इज डिसोल्यूशन। और जैसे कंपनी डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब है कि कंपनी का वजूद जो है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है। तो कंपनी को के वजूद को खत्म करने का जो अमल है इसको हम बेसिकली वाइंडिंग अप कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लिक्विडेटर का क्या एक किरदार होता है, क्या रोल होता है कंपनी को वाइंड अप करने के हवाले से। कोई भी शख्स जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस उसको कैरी आउट करता है, उसे हम लिक्विडेटर कहते हैं। और लिक्विडेटर को जो है ऑनरेबल कोर्ट भी मुकर्रर कर सकती है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ऐसे शख्स को मुकर्रर करे कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो ऐसा जो शख्स होगा उसे हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहेंगे। तो उसका बेसिक फंक्शन, उसकी बेसिक ड्यूटी ये होती है कि वो जो कंपनी की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रियलाइज करता है और जो डेट्स होते हैं उनको उनके क्रेडिटर्स को पे करता है कंपनी की जानिब से। और जो सरप्लस अमाउंट बचती है उसको डिस्प्यूट करता है कंपनी के मेंबर्स के दरमियान। तो ऑफिशियल लिक्विडिटी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट की सुपरविजन के अंडर जो है वो अपने ड्यूटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और लिक्विडेटर के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो ये हो सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी सूट को, या डिफेंड कर सकता है किसी भी सूट को, किसी भी एक्शन को, किसी भी प्रोसिक्यूशन को, या किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स हो या चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो। वो कंपनी के बिहाफ पे ये तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कर सकता है। वो कंपनी का बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है जो कि वो ज़रूरी समझता है कंपनी के मफाद में। जो भी क्रेडिटर्स है उन क्रेडिटर्स को उनकी अमाउंट जो है वो रीपे कर सकता है, उनका कर्जा उनको वापस कर सकता है, कंपनी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के अरेंजमेंट्स कर सकता है क्रेडिटर्स के साथ। इसी तरह लिक्विडिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है तमाम कॉल्स पे, तमाम लाइबिलिटीज़ के हवाले से, डेट्स के हवाले से, तमाम लाइबिलिटीज़ के हवाले से जो कि कंपनी के कर्ज़ों से मुतल्लिक हैं। कंपनी के जो भी मूवेबल एसेट्स हैं या कंपनी की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है, कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है।
और ये काम वो आम तौर पे पब्लिक ऑक्शन के थ्रू करता है, या वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है कंपनी के एसेट्स को सेल कर सकता है, या वो उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। इसी तरह वो तमाम वो एक्ट्स परफ़ॉर्म कर सकता है, तमाम डीड्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकता है, तमाम रिसीट्स और वो जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंपनी के बिहाफ़ पे जो इम्पोर्टेंट हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर सकता है कंपनी की जानिब से। इसी तरह वो और भी मुख्तलिफ़ मामला जो है कंपनी की जानिब से परफ़ॉर्म कर सकता है, जिसको वो ज़रूरी समझता है, और जहाँ उसने रिसीव करना हो डिविडेंड्स वग़ैरह वो रिसीव कर सकता है। लिक्विडिटी जो है वो ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, मेक कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को या किसी भी प्रॉमिसरी नोट को कंपनी के बिहाफ़ पे। इसी तरह लिक्विडिटी जो है वो कंपनी की जो सिक्योरिटी है, कंपनी के एसेट्स जो हैं, उनको वो रेज़ कर सकता है कंपनी की बेहतर मुफ़ाद के लिए। वाइंडिंग अप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं जब कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए कहा जाता है या कंपनी को वाइंड अप किया जाता है? कंपनी की हद तक अगर देखा जाए तो वाइंडिंग अप का मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता कि कंपनी का एक इख्तिताम हो चुका है। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वाइंडिंग अप के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो कंपनी की डिसोल्यूशन होती है। जैसे कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, तब इसका वजूद जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। तो लिहाजा टिल द फाइनल डिसोल्यूशन कंपनी का वजूद किसी न किसी हद तक बरकरार रहता है। अलबत्ता ये हो सकता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया गया हो। शेयर होल्डर्स के हवाले से अगर हम देखें तो हर जो ट्रांसफ़र है शेयर्स की, या जो अल्टरेशन है शेयर होल्डर के स्टेटस के हवाले से, वाइंडिंग अप के बाद जो है वो तमाम मामला जो है वो कोर्ट के पास जो है चले जाते हैं। लिहाजा जैसे ही वाइंडिंग अप का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो रोक दी जाती है। किसी किस्म की भी जो अल्टरेशन है शेयर होल्डर के स्टेटस में, वो भी रोक दी जाती है। वाइंडिंग अप से पहले कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, उनको शेयर्स अलॉट कर सकती है। शेयर होल्डर्स शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी शेयर्स की अमाउंट में, उसकी वैल्यू में अल्टरेशन कर सकती है। लेकिन जैसे ही वाइंडिंग अप का प्रोसेस इनिशिएट हो जाए, उसके बाद जो है कंपनी ये काम नहीं कर सकती। अगर वो करेगी तो ये अमल जो है वो इट्सेल्फ वॉइड होगा। ये अमल गैर कानूनी होगा, और इसका इत्तलाक जो है वो कंपनी के तमाम ऑफिसेज़ पे भी होता है। क्रेडिटर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो क्रेडिटर्स कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई सूट फाइल किया, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते कंपनी के खिलाफ, माँ सिवाय इसके कि अगर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट जो है उनको इजाज़त दे। क्योंकि वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान चूँकि कंपनी के एसेट्स को सेल आउट किया जाता है, लिहाज़ा उस दौरान किसी किस्म की जो लिटिगेशन है, वो इनिशिएट ऑनरेबल कोर्ट की इजाज़त के बगैर नहीं की जा सकती, जिसने वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर किया था। क्रेडिटर्स जो हैं वो एग्ज़ीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड नहीं कर सकते। यानी अगर उन्होंने कोई भी एसेट्स को सेल करने का पहले कोई मामला किया हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस मामले को इनिशिएट नहीं कर सकते, ना प्रोसीड कर सकते हैं। क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें क्लेम लॉन्च कर सकते हैं लिक्विडिटी के सामने। यानी अगर उन्होंने कंपनी से कोई अमाउंट रिसीव करनी है या उनका कोई क्लेम बनता है, तो वो लिक्विडेटर को कहेंगे, क्योंकि लिक्विडेटर को भी ऑनरेबल कोर्ट ने चूँकि मुकर्रर किया होगा कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, लिहाज़ा उनके जो भी मामला आते हैं, जो भी मसाइल हैं, वो लिक्विडेटर जो है वो सुनने का पाबंद हो सकता है। तो अगर मैनेजमेंट के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो जैसे ही लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो कंपनी के जो तमाम पावर्स हैं, डायरेक्टर्स की तमाम पावर्स जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव की जो तमाम पावर्स हैं, और जितने भी ऑफिसर्स हैं कंपनी को, तमाम उनकी जो पावर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, और तमाम पावर्स जो हैं वो लिक्विडेटर के पास चली जाती हैं। तो कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है, वो सेल आउट कोई और नहीं कर सकता मास्टर लिक्विडेटर, और लिक्विडेटर जो है अपने फंक्शन परफॉर्म करता है अदालत की मर्जी से और अदालत की इजाज़त से। वाइंडिंग अप के जहाँ तक मोड्स की बात है, तो ये वाइंडिंग अप के मोड्स हैं। ये वाइंडिंग अप जो है वो थ्रू कोर्ट भी हो सकती है,
वाइंडिंग अप वॉलंटरीली भी हो सकती है, डायरेक्टर्स या कंपनी के मेंबर्स की जानिब से। वाइंडिंग अप जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सुपरविजन के साथ भी हो सकती है। यानी अगर कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट हो, तो ऐसा भी वाइंडिंग अप हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट जो है वो कैसे हो सकती है। सेक्शन 301 है, circumstances in which a company may be wound up by court। ये वो circumstances हैं जिनके तहत जो है कंपनी थ्रू कोर्ट वाइंड अप हो सकती है। अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देती है कि कंपनी को जो है वो वाइंड अप किया जाए, तो उस सूरत में भी कंपनी जो है वो वाइंड अप हो सकती है। अगर कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को पेश नहीं की और इस हवाले से कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो होल्ड नहीं की, इस डिफॉल्ट की वजह से भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। अगर 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग्स कंपनी ने होल्ड नहीं की, तो इस डिफॉल्ट की वजह से भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। इसी तरह अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स जो हैं वो 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ऑनरेबल रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवाई गई, तो उस सूरत में भी इस डिफॉल्ट की वजह से ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स उनकी तादाद रिड्यूस हो जाती है, यानी उनकी तादाद 3 से कम हो जाती है, या इसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद रिड्यूस होकर 2 से कम हो जाती है, उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। अगर कंपनी अपने जो डेट्स हैं उनको पे करने के काबिल नहीं रहती, उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। अगर कंपनी जो है उसने कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर दी, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया जो कि अगेंस्ट लॉ है, या जिसको लॉ ने प्रोहिबिट किया है, लॉ ने मना किया है, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। या कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें इस अंदाज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है कि उसके जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं, यानी वो मेंबर्स जिनके पास शेयर्स की तादाद कम है, उनके हवाले से जो है कोई ऑप्रेसिव एक्ट या कोई ऑप्रेसिव एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उनके ऊपर कोई जबर वाला मामला किया जा रहा है, उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। या कंपनी अगर कोई फ्रॉड कमिट करती है, मिसफिजेंस करती है या मॉल फिजेंस करती है, उस सूरत में भी कंपनी को वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। या कंपनी को जो है वो मैनेज किया जा रहा है ऐसे लोगों की जानिब से जो कि कानून के मुताबिक या मेमोरेंडम के मुताबिक या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक कंपनी के जो मामला थे उनको परफॉर्म नहीं करना चाहती है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि कंपनी को जो है वो अब कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, या कंपनी को मेमोरेंडम के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, या कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, या ऐसा नहीं किया जाता, उस सूरत में भी ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है। इसी तरह अगर कोई लिस्टेड कंपनी है और वो अब लिस्टेड कंपनी किसी वजह से नहीं रही, किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से, तो जैसे उसका लिस्टेड कंपनी का स्टेटस खत्म हो जाएगा, कंपनी को वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट की ओपिनियन है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, तो उस सूरत में भी कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए कहा जाएगा। अगर कंपनी कोई मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है किसी और कंपनी के किसी इदारे की, और कंपनी की मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो उस सूरत में भी कंपनी को जो है वो वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। इसी तरह कोई लाइसेंस एक्टिविटी है और किस कंपनी को लाइसेंस दिया गया था किसी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, और कंपनी का वो जो लाइसेंस है वो रिवोक हो जाता है, वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अगर कमीशन ने कंपनी को लाइसेंस दिया था और लाइसेंस कैंसिल हो गया, या कोई और लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके जानिब से लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो जैसे ही ये लाइसेंस कैंसिल होगा तो कंपनी को वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। अगर सेक्शन 42 के तहत कंपनी को लाइसेंस इशू किया गया था और वो लाइसेंस अगर रिवोक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो कंपनी को वाइंड अप के लिए कहा जाता है। इसी तरह कहा जा सकता है। इसी तरह अगर कंपनी जो सेक्शन 43 है उनकी उनके जो प्रोविजंस है उनको उनकी कंप्लायंस नहीं करती,
उस सूरत में भी कंपनी को वाइंड अप के लिए कहा जा सकता है। तो अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी अपना बिजनेस जो है मुकम्मल 1 साल के लिए सस्पेंड कर देती है, मुकम्मल 1 साल तक अपना बिजनेस जो है परफॉर्म नहीं करती, तो उस सूरत में भी कंपनी को वाइंडिंग अप के लिए कहा जा सकता है। अब अगला मरहला ये है कि ऑनरेबल कोर्ट इन सूरतों में कंपनी को वाइंड अप के लिए कह सकती है, लेकिन वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कैसे होगा। सेक्शन 304 है जो कि बताता है पिटिशंस के हवाले से वाइंडिंग अप के लिए एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी ऑनरेबल कोर्ट में, जिसमें कहा जाएगा कि कंपनी को वाइंड अप कहा कर दिया जाए। तो उस एप्लीकेशन को हम पिटिशन कहेंगे। और पिटिशन कौन फाइल कर सकता है? पिटिशन कोई कंपनी फाइल कर सकती है, वही कंपनी जो वाइंड अप होने जा रही है, या कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर है इंडिविजुअली या अगर कलेक्टिवली क्रेडिटर्स हैं, वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। कंपनी के जो कंट्रीब्यूटरी हैं या कंट्रीब्यूटरीज हैं, अगर ज़्यादा हैं तो कंट्रीब्यूटर्स कलेक्टिवली वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। इसी तरह तमाम जो ऊपर बयान की गई पार्टीज हैं वो टुगेदर या सेपरेटली, यानी वो अलग अलग भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी तमाम लोग मिलकर भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये जो पिटिशन है ये रजिस्ट्रार की जानब से भी फाइल की जा सकती है, एसएससीपी के रजिस्ट्रार की जानब से भी पिटिशन फाइल की जा सकती है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, या ऑनरेबल कमीशन खुद पिटिशन फाइल कर सकता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। इसी तरह जो कमीशन का कमीशन की जानब से कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, वो भी कमीशन की जानब से पिटिशन फाइल कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट में कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। पावर्स ऑफ कोर्ट हियरिंग एप्लीकेशन सेक्शन 308 है। ऑनरेबल कोर्ट के पावर्स क्या हैं जब वो एप्लीकेशन को हियरिंग कर रही होगी? तो ऑनरेबल कोर्ट जो है जैसे उसको पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप रिसीव होती है सेक्शन 304 के तहत, तो ये ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है। जैसा कि अगर एप्लीकेशन मूव की गई, पिटिशन मूव की गई कंपनी को वाइंड अप के लिए, तो ऑनरेबल कोर्ट उस एप्लीकेशन को, उस पिटिशन को डिसमिस कर सकती है, इंटरिम ऑर्डर दे सकती है, यानी आर्जी तौर पे कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकती है जिसको वो मुनासिब करार करती है। ऑनरेबल कोर्ट इस पर्पज के लिए प्रोविजनल मैनेजर को मुकर्रर कर सकती है जो वाइंड अप के प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट कर सकता है। यानी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो प्रोविजनल मैनेजर को मुकर्रर करेगी जब तक कि कंपनी की वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है वो फाइनल ना कर दिया जाए, तब तक प्रोविजनल मैनेजर जो है उन मामला को लुक आफ्टर कर सकता है, कंपनी के मामला को। इसी तरह क्लॉज डी में कहा गया है कि कोई भी ऑर्डर जो है वो वाइंडिंग अप का ऑनरेबल कोर्ट जो है वो पास कर सकती है, या कोई और ऑर्डर पास कर सकती है जिसको ऑनरेबल कोर्ट मुनासिब समझती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो ये कि जैसे ही एक पिटिशन फाइल की जाती है वाइंडिंग अप के लिए, ऑनरेबल कोर्ट जो है विद इन 90 डेज जो है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। और कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कंपनी को नोटिस देगी और कंपनी के मामला को जो है वो एक मरतबा सुनेगी। कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या कंपनी जो होगी उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो कंपनी जो है वो अपने जो उसका स्टांस है, उसका जो मौक़िफ़ है, वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने बयान करे। इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कंपनी को वाइंडिंग अप के हवाले से रिफ्यूज़ कर सकती है। यानी अगर पिटिशन फाइल की गई थी कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, कंपनी वाइंड अप कर ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने से इनकार कर सकती है। और इसी तरह अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने पिटिशन फाइल की जाए कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर कर सकती है, अगरचे कंपनी के तमाम एसेट्स मॉर्गेज ही क्यों ना रखे गए हों, या कंपनी के अगर कंपनी क्लेम करती कि उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई पिटिशन फाइल की जाती है इस ग्राउंड पे कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल कॉज है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, उस सूरत में ऑनरेबल कोर्ट कंपनी को वाइंड अप करने से रिफ्यूज़ कर सकती है और ये कह सकती है कि इस हवाले से और भी रेमेडीज अवेलेबल हैं पिटिशनर्स के पास, तो लिहाजा उन्हें कंपनी को वाइंड अप करने के बजाय और जो रेमेडीज अवेलेबल हैं उनको उनको उन रेमेडीज को यूज़ करना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट इस हवाले से भी
ऑर्डर पास कर सकती है। अगर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर पास करती है कंपनी को वाइंड अप करने के हवाले से, तो फौरी तौर पे इसकी इंटीमेशन जो है, इसकी जो इत्तला है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजी जाएगी, जो गवर्नमेंट कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया जाएगा। और इसी तरह ये इत्तला जो है वाइंडिंग अप की, ये रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी। सेक्शन 309 कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जैसे ही ये ऑर्डर पास कर जाते तो विद इन 15 डेज इसके ऑर्डर की जो कॉपी है वो पिटिशनर उसके जो सर्टिफाइड कॉपी है वो रजिस्ट्रार को लाजमी तौर पे सेंड करेगा। और अगर पिटिशनर्स ऐसा नहीं करता, उसकी तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट होता है, तो सब सेक्शन 2 में ये कहा गया कि कंपनी और कंपनी का जो भी ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको जो है पेनल्टी पे करना पड़ेगी। वो पेनल्टी जो है वो अकॉर्डिंग टू लेवल 1 होगी। जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी जो है वाइंडिंग अप की सबमिट करवा दी जाती है रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार फौरी तौर पे उसको जो है मिनट्स ऑफ बुक में ऐड कर लेंगे और फौरी तौर पे एक नोटिफाई कर देंगे ऑफिशियल गेजेट में कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है वो इनिशिएट होने जा रहा है थ्रू ऑनरेबल कोर्ट। सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि जैसे ही ऑर्डर जो है ये फाइनल हो जाता है और नोटिस ऑफ डिस्चार्ज जो है वो एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाएगा कंपनी के, ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये पता चल जाए कि उनकी कंपनी जो है वो वाइंड अप होने जा रही है, लिहाजा वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज समझे जाएंगे और कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 312 इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, कि वाइंडिंग अप ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो क्या होगा। तो जैसे ही ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑपरेट होता है क्रेडिटर्स के फेवर और तमाम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके फेवर में, जैसे ही ऑर्डर ऑपरेट किया जाएगा तो उनकी जो जॉइंट पिटिशन है क्रेडिटर्स की और कंट्रीब्यूटरी की, तो ऑर्डर के साथ ही ये समझा जाएगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है ये इनिशिएट होने जा रहा है। सेक्शन 315 ऑफिशियल लिक्विडेटर से रेलिवेंट है। कंपनी को वाइंड अप करने के हवाले से लिक्विडेटर का एक मेन रोल होगा, जिससे चूँकि ऑनरेबल कोर्ट मुकर्रर करेगी, लिहाजा उससे हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कह सकते हैं और उसे हम प्रोविजनल मैनेजर भी कह सकते हैं। प्रोविजनल मैनेजर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो फॉर द टाइम भी कंपनी के मामलों को मैनेज करेगा। वो कोई परमानेंट मैनेजर नहीं होगा, बल्कि वो आर्जी नोयत का मैनेजर होगा जो कंपनी के एसेट्स को मैनेज इसलिए करेगा ताकि कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करके उसके जो क्रेडिटर्स उनको उनकी अमाउंट जो है उनका जो डेट है वो रीपे कर दिया जाए। और ये जो प्रोविजनल मैनेजर होंगे या जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होंगे, ये उस पैनल में से सेलेक्ट किए जाएंगे जिसको कमीशन जो है वो मेंटेन करेगा। यानी कमीशन के मेंटेन के पैनल में से ही इन लोगों को जो है वो मुंतखब किया जाएगा ताकि कंपनी के मामला की वाइंडिंग अप को अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट जो है वो परफॉर्म किया जा सके। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये इख्तिताम पसीर होता है। अल्लाह हाफिज़।